TV9 भारतवर्ष पर अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और आज जहां से हम ये शो कर रहे हैं, जाहिर है वो स्टूडियो नहीं है, एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन फिलहाल आप सबके लिए, लेकिन ये वादा है कि आपके लिए कुछ इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग और कुछ एक्सक्लूसिव जुटाने के लिए हम निकले हुए हैं। और इस दौरान सफर में ही हमको दीपक वोरा सर भी ज्वाइन कर चुके हैं और आज हमारे साथ वो भी हमराही हैं। आज जब अड़ी में चर्चा होगी और आपसे बात करेंगे कि विदेश में अय्याशी और देश में जिहाद का राग, मुनीर का पाखंड हुआ कैसे बेनकाब, जब ये आपको बताएंगे। तो बाकी मेहमानों के साथ दीपक वोरा भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए दुनिया भर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज अमेरिका ने की है पाकिस्तान के साथ। जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारा गया था तो पाकिस्तान के अंदर से बड़ी आवाजें आई थी, सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन उल्लंघन उल्लंघन। लेकिन डॉलर के कर्ज के, डॉलर के बोझ के, डॉलर के लालच के नीचे ऐसा दबा हुआ है पाकिस्तान कि उफ भी नहीं कर पा रहा है। आज फिर सॉवरेनिटी का कैसे उल्लंघन हुआ, जब खतरनाक मुल्कों की सूची अमेरिका ने बनाई। और आपको यह हैरानी होगी जानकर कि उसी सूची में पाकिस्तान को डाला गया और उसी सूची में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी डाला गया। इसका मतलब यह कि क्या अमेरिका यह तस्लीम करने लगा है, अमेरिका यह मानने लगा है कि पाकिस्तान अलग है और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग देश हैं। आज की यह बहुत बड़ी खबर है, इस पर करेंगे चर्चा। और साथ ही पाकिस्तान कुल मिलाकर इस समय कैसे हीरो बनने गया था और अमेरिका ही उसको जीरो बना रहा है, जिसने उसको दावत दी थी एक समय में असीम मुनीर को। आज आप जब अड़ी के साथ जुड़े रहेंगे तो ये पूरा मामला समझ जाएंगे, इसलिए भी क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं वो खबरों का ऐसा थ्रेड बेयर एनालिसिस करने वाले हैं कि फिर कुछ समझने समझाने के लिए बचेगा नहीं। पहले जरा ये खबर देखिए, पाकिस्तान आर्मी वाना से खबर आ रही है, पाकिस्तान की आर्मी पर बड़ा हमला हुआ है। दक्षिण वजीरिस्तान के वाना में विस्फोट हुआ है, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने घात लगाकर किया हमला। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो यह कह ही रहा है कि अब यह तुम्हारा हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान भूल जाओ इसको। ड्यूरेंट लाइन अंग्रेजों ने खींची थी, इस मुगालते में मत रहना, यह तुम्हारा हिस्सा नहीं है। क्या अमेरिका ने भी बात मान ली है? अमेरिका ने भी यह बात मान ली है क्या? जो आप जानते हैं, अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो जैसे आप स्विच दबाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप जब ऑन करने के लिए जैसे दबाते हैं, अमेरिका में वैसा ऑफ करने के लिए दबाया जाता है। यह बात आपको मालूम होगी। अंग्रेजों की दी हुई, खासतौर से ब्रिटिशर्स की दी हुई चीज को एज इट इज वो स्वीकार नहीं करते। तो क्या ड्यूरेंट लाइन को भी उन्होंने कह दिया ओके गो अहेड केपीके, गो अहेड बलूचिस्तान, तुमने कह दिया ये अलग तुम्हारे देश हो गए, अब ये हम पाकिस्तान के प्रोविंस नहीं मानेंगे? क्या ये लिस्ट यही कहती है? अगली खबर देखिए जरा, धमाकों से दहला वजीरिस्तान का एक बड़ा इलाका। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट में धमाके से हड़कंप मच गया है। सर्च ऑपरेशन में जुटे पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में कोहराम मच गया है। इस पूरे इलाके में किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जरा ये तस्वीरें देखिए, आवाजें सुनिए, फुल फ्रेम दिखाइए। जगह है पाकिस्तान के भीतर, यह भी खैबर पख्तूनख्वा में आता है। बन्नू के डोमैल में टीटीपी का घात लगाकर हमला। बन्नू का एक इलाका है डोमैल, केपीके के अंदर बन्नू, वहां डोमैल, टीटीपी ने घात लगाकर हमला किया। टीटीपी के हमले में मारे गए 2 पाकिस्तानी सैनिक। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने की ड्रोन स्ट्राइक। पश्तून गांव में 3 महिला नागरिकों की मौत हुई है। हमले में 10 लोग घायल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आप ये सोचिए, बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 2025 में, 1 साल के भीतर भीतर करीब करीब 1 करोड़ ऑपरेशंस कहा जा रहा है कि छोटे बड़े हुए हैं। और इनमें अगर सीधे सीधे आर्मी के जो ऑपरेशंस हैं वो अगर आप जोड़ लेंगे तो उनकी तादाद 90,000 बताई जा रही है। 90,000 आर्मी ऑपरेशंस अपने ही प्रोविंस में अगर कर रही है तो क्या वो इलाका उस देश का कहलाएगा? और अगर अमेरिका भी अब खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को खतरनाक मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान के साथ ही डालता है, तो अमेरिका क्या ये बात अब मानने लगा है कि असल में ये 2 आजाद मुल्क हैं? एक तरीके से पाकिस्तान ने इसको मान लिया। क्या हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। दीपक वोरा सर का इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा चुका हूं। हमारे साथ संजय भारद्वाज सर जुड़ रहे हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। जनरल वीके दत्ता भी हमको स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ आरजू काजमी होंगी और इरशाद अहमद खान होंगे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन उनके पास जाने से पहले आपको यह खबर दिखा देता हूं, अमेरिका से पाकिस्तान को बड़ा झटका मिला है। बहुत अमेरिका परस्ती हो रही थी, बहुत अमेरिका के पिछलग्गू बन रहा था पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका की आंखों से पाकिस्तान की सच्चाई छिपी हुई है और अमेरिका को 9/11 भूल गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, यह खबर देखिए जरा, बड़ा झटका, पाकिस्तान को खतरनाक देशों की लिस्ट में डाला गया। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। अपने देश के नागरिकों को यात्रा के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
और यह कहा गया है कि फिलहाल पाकिस्तान जाने से बचा जाए। नई लिस्ट में पाकिस्तान को लेवल 3 के डेंजरस नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। अब अगली खबर भी देख लीजिए जरा। पहली बार पाकिस्तान पर अमेरिका का फैसला। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ने अपहरण का इंडिकेटर भी इसमें जोड़ा है। खतरनाक मुल्कों के संदर्भ में सूची जारी करते हुए वहां कितने लोग किडनैप किए जा रहे हैं इसको भी जोड़ा गया है। और अगर आप देखें अकेले बलूचिस्तान से अब यह बताया जाता है कि 40,000 लोग गायब हैं, जिनको कैंट इलाकों में वहां पंजाबी ऑफिसर जहां पोस्ट किए गए हैं उन जगहों पर बलूच लोगों को रखा गया है। बहरहाल अपहरण वाला इंडिकेटर भी जोड़ा गया है। जरा देखिए, पाकिस्तान में किडनैपिंग बढ़ी, अमेरिका यह बात मानता है और अपने नागरिकों से यह कह रहा है कि पाकिस्तान मत जाओ, पाकिस्तान जब तक जरूरी ना हो पाकिस्तान का रुख मत करना। तो वो लोग जो कुछ दिनों तक कम से ये जब से असीम मुनीर को एक आध दो बार लंच में बुला लिया गया, जो लोग ये कहने लगे कि देखिए हमारी कूटनीति का डंका बज रहा है, पाकिस्तान की कूटनीति का सॉलिड राजनय का प्रदर्शन है, वो लोग जो कह रहे थे कि एक आध बार बुलाकर टुकड़े खिला दिया जाना ये असल में राजनय है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये राजनय होता, अगर ये पाकिस्तान की बढ़ती ताकत जैसा कि वो कहते हैं उसको एक तरीके से तस्लीम करना है तो खतरनाक लिस्ट में डालना, वो भी नंबर 3 में डालना, और ये कहना कि किडनैपिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हालात इतने खतरनाक हैं कि हमारे नागरिकों को वहां नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होता। ये बहुत ऑक्सीमोरोनिक है और ये बताने के लिए बहुत ज्यादा है ये विरोधाभास कि अमेरिका अपने किसी हित को साधने के लिए पाकिस्तान को स्कीम ऑफ थिंग्स में रख जरूर रहा है, लेकिन उसको लंच नाम नहीं दिया जा सकता जो असीम मुनीर को कराया गया है। उसको टुकड़े डालना कहा जाता है और उसके एवज में बड़ी फीस वसूली जाती है। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। अमेरिका से पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका, यह खबर, इस खबर का एक और पहलू समझ लीजिए, यह पूरा पर्सपेक्टिव आपके पास रखने के बाद अपने मेहमानों का रुख करूंगा। अमेरिका से पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को उसी लिस्ट में अलग श्रेणी में रखा गया। यह बहुत बहुत बड़ी खबर है। दुनिया को मायने इसके समझाने के लिए असल में अमेरिका ने बहुत बड़ा इशारा कर दिया है। और अगर यह बात बलोच विद्रोही देख रहे होंगे और टीटीपी के लड़ाके देख रहे होंगे तो जाहिर है आज की रात जश्न मनाया जाएगा केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी, कि जिस बलूचिस्तान जो बात कहता रहा कि हम आजाद मुल्क हैं, हम अलग मुल्क हैं, असल में कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जायज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं है जो जिन्ना ने या तब के बलोच राजा के बीच में जो कहते हैं कि समझौता हुआ था, साइन किया गया हो, ऐसा नहीं है। हम जबरन हम जबरन कब्जाए गए एक मुल्क हैं, लेकिन हमारी आजादी आज भी कायम है। असल में अमेरिका ने जब यह लिस्ट जारी की, कहा यह खतरनाक मुल्कों की हम लिस्ट जारी कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को भी डाला और उन्हीं देशों की लिस्ट में जब केपीके को डाला और बलूचिस्तान को डाला, इसके मायने क्या हैं? दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जब भी आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना आपको? क्यों नहीं सुनाई देगी? एक इत्तेफाक की बात बताऊं सर, सच बोलना मेरी फितरत है। हम लोग एक जहाज़ में बैठे हुए थे, हमारे एंकर साहब और मैं, एक ही शहर में और एक ही होटल के आसपास, और देखिए आज साथ बैठ के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने इसको प्री प्लान नहीं किया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझको आपके साथ। आपने अभी सवाल पूछा है कि ये जो लेवल है, सर मैंने ये देखा है, मैं अमेरिका में जब पोस्टेड था तो उस समय कश्मीर की हालत बड़ी ख़राब थी। इनका हाईएस्ट लेवल होता है लेवल 4, लेवल 1 2 3 4। 4 का मतलब होता है बिल्कुल मत जाओ, और अगर वहाँ पे है भाग जाओ, जिस तरह से आप भाग सकते हो। तो इन्होंने कश्मीर को भी एट दैट टाइम लेवल 4 पे रखा, तो फिर हालात वहाँ इंप्रूव कर गए। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेवल 4 पे कर दिया। इसका मतलब है कोई भी अमेरिकन नागरिक मत जाओ, क्योंकि अगर आप फंस गए तो हमारी सेना आके आपको बाहर नहीं निकाल सकेगी। बहुत खतरनाक जगह है। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अगर इस तरह की बातें बड़ी बड़ी, हमारी फौज ये है, दुनिया में ये है, वो तो यहाँ करेगी, वो करेगी, देख लीजिएगा किस तरह से बलोच के लोगों ने और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आपके मुंह पर थूका है। समझ जाइए आपकी औकात क्या है। अमेरिका से पाकिस्तान को यह बड़ा झटका है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अलग कैटेगरी में रखा गया है, पाकिस्तान को लेवल 3 दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को लेवल 4 पर रखा गया है। क्या जब आप एक देश को खतरे के आधार पर आंकते हैं तो क्या उसके राज्यों को अलग अलग तरीके से फिर दिखाया जाता है? जाहिर है नहीं दिखाया जाता। वो एक देश के संदर्भ में खतरे का आकलन होता है। वहां राज्यों को खतरे के संदर्भ में अलग आंकना और बाकी के देश को अलग आंकना क्या यह बताता है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी अमेरिका की निगाहों में क्या है? संजय भारद्वाज जी। देखिए ये बात तो साफ साफ है दिनेश जी की पाकिस्तान पूरा ही जो मुल्क है वो महफूज नहीं है।
लेकिन ये बात साफ इंडिकेट करते हैं कि जिस तरीके से अलगाववाद और जो सेपरेटिस्ट और आज़ादी की जो लड़ाई है, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो, ये बहुत ही मुखर है और ये पाकिस्तान की आर्मी के काबू से बाहर है। और देखिए, अमेरिका एक इतना बड़ा अपना एक उनका इंस्टीट्यूशन है, उनकी इंटेलिजेंस है, उनको एक एक बात का खबर रहता है कि आज पाकिस्तान किस मोड़ पे खड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है कि अब उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और उसको आज़ाद करना ही पड़ेगा, जैसे कि बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद करना पड़ा। और वही हाल देखिए, तालिबान जिस तरीके से बढ़त बना रहे हैं और तहरीक तालिबान बढ़ता जा रहा है, तो आप आगे आने वाले समय में बलूचिस्तान को, ये खैबर पख्तूनख्वा को भी ये इनके हाथ से जाएगा और ये भी निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान या अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनाएगा। तो पाकिस्तान को ये जो दूसरे के घरों में पत्थर मारने की जो आदत है, उसको छोड़ के मुझे लगता है अपना घर को सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो जो हालात, जो एक ये बार बार भीख का कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी फाइनेंशियल टास्क फोर्स से अपने आप को ग्रे लिस्ट में हटाने का कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इन आदतों से ये तब बाहर निकलेंगे जब ये अपने घर को ठीक करेंगे और घर में जो एक दुभात करते हैं, जो ट्राइबल अर्बन के बीच में, अर्बन के बीच में, रूरल अर्बन के बीच में, कोई भी खुश नहीं है। सिंध भी खुश नहीं है। आप ये बात मान के चलिए कि सिंध भी बहुत को ठीक करना पड़ेगा। मेरा सवाल तो असल में दूसरा है सर। आपने ट्रैफिक पे जो लोग जानबूझकर और षड्यंत्र के तहत अपने आप को भिखारी बनाकर प्रस्तुत करते हैं, आपने देखा होगा। मैं असहाय लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो साजिशन ऐसा करते हैं। एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, जो बच्चों को अपहरण करता था, उनके हाथ पैर म्यूटिलेट किए जाते थे और उसके बाद उनको अपाहिज बनाकर एक दयनीय व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था। जिस व्यक्ति के घाव और उसका यूं उनके अंगों का नहीं होना, वो उसको डिस्प्ले करके और उसके आधार पर किसी से भीख ले रहा हो, आपको लगता है वो अपनी चीजों को दुरुस्त कर लेगा? आपको लगता है कि वो अपेंडेजेस लगा लेगा और आने वाले दिनों में अपने आप को फिट दिखाएगा? अगर फिट दिखाएगा तो भीख कहां से मिलेगी? और भीख नहीं मिलेगी तो क्या वजूद खतरे में नहीं आ जाएगा? संजय भारद्वाज सर, ये भी आपके पास में आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन ट्रंप की चापलूसी काम क्यों नहीं आई अमेरिका के? ये पाकिस्तान के काम क्यों नहीं आई? ट्रंप की चापलूसी इतनी ज्यादा, अमेरिका की चापलूसी इतनी ज्यादा की जा रही थी, तो ये पाकिस्तान के काम आना चाहिए था। पाकिस्तान को दुश्वारी से निकालने वाला होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिका को की इतनी चापलूसी के बावजूद मुनीर ये पा रहे हैं कि कई बार अमेरिका सीधे सीधे उनको आईना दिखा दे रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखिए जरा, ये ग्राफिक्स प्ले कीजिए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। ट्रंप की चापलूसी काम क्यों नहीं आ रही है? डब्बे में जैसे मिठाई लेकर आप किसी के घर जाते हैं, उस तरीके से कोई अपने यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स को एक डब्बे में डालकर लेकर जाकर कह रहा है कि भाई साहब ये आपके लिए लेकर आए हैं, प्लीज ले लीजिए। ये इस तरीके की स्थिति जहां पर है खुशामद की, चापलूसी की, पिछलग्गूपने की, ये पराकाष्ठा खुशामद की, उसके बावजूद हासिल क्या है? सिफर। जरा देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को खतरनाक देशों की सूची में डाल दिया है। अपने ही नागरिकों को पाकिस्तान जाने से सख्त मना कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने में भारी कटौती हुई है, भारी कटौती। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अमेरिका ने वीजा कटौती की है कि आप लोगों के जो लोग आते हैं वो हमारी सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहे हैं, हम नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में चरमपंथी संगठनों की मौजूदगी पर चिंता जताई गई है। अमेरिका को नो एंट्री लिस्ट में 39वां मुल्क बनाकर डाला गया है और पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को अलग अलग कैटेगरी में तस्लीम किया है। तो ये सॉवरेनिटी को लेकर भी सवाल है और पाकिस्तान के सामने छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल जिसमें इतना बड़ा आईना लगा है वो लगाकर रख दिया गया है। ये भी जरा जनरल दत्ता आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं जानता हूं कि इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे इरशाद, उनकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी उनसे ये समझूंगा कि क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि अपने देश के, अपने आवाम को जो उनके ऊपर भरोसा करके उनके साथ गए थे, क्या उनको बेहतर दिन दिए जाएं? क्या उनको हमेशा असहाय, बेचारा इसलिए बनाए रखा जाएगा ताकि उनकी असहायता और बेचारगी दिखाकर भीख मांगी जाए? ये मैं आगे उनके पास जाऊंगा तो समझूंगा, लेकिन जनरल दत्ता, ये जो एक ही डेंजर लेवल की कैटेगरी में एक देश के दो प्रोविंसेस को अलग और एक समूचे देश को अलग दिखाया जाना, ये क्या दिखाता है सॉवरेनिटी के लिहाज से? बिल्कुल दिनेश, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर के जो अंदरूनी हालात हैं ये बहुत गंभीर है और उनको आसिम मुनीर को और इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से मालूम है। अभी हाथे के दांत दिखाने के और खाने के और, जो देश पूरी फौज के कंट्रोल में हो, जिस देश की पूरी पॉलिटी के ऊपर फौज की हुकूमत चल रही हो,
जिस देश के सारे जो जो वेल्थ है या लड्डू हैं वो फौज खा रही हो और वहाँ भूखों मर रही हो, तो वहाँ पे जो आपने उदाहरण दिया था ना कि किसी को अपाहिज बनाओ और उसको दुनिया को दिखाओ और फिर भीख मांगो, तो पाकिस्तान की फौज गुलछड़े उड़ा रही है, पाकिस्तानी के अवाम को उन्होंने अपाहिज बना दिया है, वो अपाहिज दिखा के उनको दुनिया से भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं अभी। लेकिन अगर एक ही देश के अंदर 3 अलग कैटेगरी की वार्निंग दी जाए एक अमेरिका जैसे देश के द्वारा कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा लेवल 4, बलूचिस्तान लेवल 4, बैलेंस ऑफ पाकिस्तान लेवल 3, अभी आप ये मान के चले अगर आज के दिन में अमेरिका ईरान के बरखिलाफ जंग के लिए तैयार खड़ा है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ईरान के साथ सिंपैथी रखते हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कोई भी अमेरिका के किसी भी नागरिक को किडनैप कर ले और फिर ईरान के हवाले कर दे, और फिर वो जैसे इन्होंने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट पकड़ के ले गए, इनके साथ भी वही घटना घट सकती है। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, पाकिस्तान को विचार करना पड़ेगा कि आप एक देश का पिठलग्गू बन के, एक देश की चमचागिरी करके, उसको कुछ लड्डू दिखा के आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उसके स्लेव बन चुके हैं, आपकी कोई अपनी अहमियत नहीं बची, आपके पास कोई ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि आप दुनिया को बोल सकते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, हम एक दुनिया के अंदर उभरती हुई शक्ति हैं। और मेरा एक और मानना है, भगवान जो करता अच्छा करता है। इन्होंने पहलगाम का हमला किया, हमने इनके ऊपर इनको सबक सिखाया और उसके बाद बहुत सारे राज खुल के आए, जिससे पाकिस्तान को भी पता चल गया कितने पानी में है, और हमको भी पता चल गया कि अगली बार कितनी जोर से मारना है इनको, और हमको ये भी पता चल गया कि अमेरिका की असलियत क्या है, ट्रंप की असलियत क्या है। एक होता है सदा हुआ पॉलिटिशियन, एक होता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, एक देश होता है जिसको आप जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। हमको वो भी आज जाहिर हो गया, और ये जो हमारा FTA हुआ है EU के साथ में, ये उसी का नतीजा है। इससे भारत और तगड़ा हो रहा है। ये तो जो हुआ अच्छा हुआ, तो ऐसा जो हो आगे गया होगा है कि जैसे पाकिस्तान को करंट का कोई तार छुआ दिया गया हो, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना बड़ा झटका इस डील से लगने वाला है जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई है कि वहां त्राहिमाम बच गया है। बाप बाप चिल्ला रहे हैं वहां पर लोग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इतना बड़ा असर वहां पर पड़ने वाला है कि वहां कहा जा रहा है कि करोड़ के आसपास ऐसे लोग होंगे जो इससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। उस एक पहलू को हम आगे टच करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए कि कैसे उम्मा इस्लामिक ब्रदरहुड कितना बड़ा एक छद्म, एक तरीके से ये छलावा है जो पेश किया जाता है इस्लाम के मानने वालों को बरगलाने और भटकाने के लिए। उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ऑपरेशन मिडनाइट हैनमार के समय आपको याद है अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए अपने एयर स्पेस को प्रोवाइड कराने वाला पाकिस्तान ईरान को लेकर क्या देखिए दोगलापन कर रहा है, जरा देखिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को आंख दिखाई, पाक ने ईरान पर बल प्रयोग का विरोध किया। पाकिस्तान ने कहा ईरान का हल कूटनीति से निकले, बल प्रयोग करना जायज नहीं है। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आकंठ अमेरिका के एहसानों के तले असीम मुनीर दबे हुए हैं, ये सिर्फ एक टोकनिज्म से ज्यादा कुछ है क्या? कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि ईरान को लेकर उसके इस्लामिक मुल्क होने की वजह से आप उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन क्या वक्त आने पर ट्रंप के किसी भी आदेश के लिए जो ईरान के खिलाफ होगा और पाकिस्तान को स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर वो लाना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान ना करने की जरूरत कर सकता है? आरजू काज़मी जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? कीजिए मैम, आवाज नहीं आ रही है प्लीज। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? अब आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज गो अहेड। यस मैम, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि नहीं, पाकिस्तान तो ना करने की जरूरत नहीं कर सकता, ना तो अमेरिका को और ना ही चाइना को। ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं, अगर कोई इनकार करेगा इस बात से पाकिस्तान से, तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के साथ हमारे जिस तरह के रिलेशंस और जिस तरह से हम एक गुलामों जैसी हमारी हालत है इन दोनों कंट्रीज़ के सामने, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी पाकिस्तान ना कर सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर जो ट्रैवलिंग एडवाइजरी जो इशू की गई है अमेरिका की तरफ से, वो हो सकता है कि ईरान को लेकर भी की गई हो, क्योंकि ईरान में अगर अमेरिका अटैक करता है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान में डेफिनेटली
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन यहाँ पर मौजूद हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से भी शायद ये एडवाइजरी जो है वो इशू की गई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली ईरान का साथ देंगे और अमेरिका का साथ नहीं देंगे, लेकिन जिनके हाथ में पावर है वो यकीनन दोबारा से वही डबल गेम खेलने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ खेली थी, और दिखाया यही जाएगा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन असल में हमने हाथ पकड़ रखा होगा अमेरिका का। जी ये सच्चाई है, यही वो फसाड है, वही छलावा है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और यही वो इस्लामिक ब्रदरहुड है जिसका गाजर सामने लटकाकर ये पाकिस्तान अपने उल्लू सीधे करता है। ये जो वीजा को लेकर सख्ती हुई है, जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, ये भरोसे में कुछ कमी दिखा रही है। ये ट्रस्ट डेफिसिट असल में अपने लोगों को एक संदेश भी देना है कि अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग वो किडनैपर्स हैं, अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कोई बाहर से आने वाले मुल्क, खासतौर से अमेरिकी आएगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, तो चिंता मत कीजिए, हम उनको बता दे रहे हैं कि आपको भी ईरान के संदर्भ में हम आपके साथ खड़े हुए नहीं हैं। वीजा में सख्ती, ट्रैवल एडवाइजरी, भरोसे में कमी। ईरान पर हमला हुआ तो असर में पाकिस्तान भी आएगा, ये बात भी पाकिस्तान समझ रहा है। ईरान पर हमला हुआ तो बलूचिस्तान में अस्थिरता और ज्यादा हो जाएगी, ये बात भी समझी जा रही है। कर्ज इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा है आगे आपको बताऊंगा। 13% का इजाफा एक साल के भीतर एक आदमी के सिर पर जो कर्ज है 3,33,000 से ज्यादा, वो एक साल के भीतर कैसे बढ़ा है वो भी आपको बताऊंगा। मुस्लिम दुनिया में इमेज बनाने की और बचाने की कोशिश भी है ये कि तमाम लोगों को मुंह दिखाया जा सके कि नहीं साहब, हम तो इस्लाम के झंडे तले सब लोग एक हैं। और इस्लामिक नेटो का सपना पूरा करने के लिए भी ये भी असल में एक हांडी है, ये काट की हांडी है, चढ़ाई गई है, लेकिन आखिरकार ये हांडी, इसमें जो डिशेस पकाने की कोशिश है वो हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। इरशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद, आपको भी लाता हूं मैं इसमें। कब तक ये आवरण बनाकर, ये छलावे बनाकर, बाकी तो दुनिया की छोड़िए, हमारा तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर ही पाकिस्तान के ज्यादातर लोग जो है वो जीवित हैं, लेकिन कम से कम फॉर गॉड सेक अपने लोगों की बेहतरी की आप सोचिए। बहुत शुक्रिया दिनेश, मैं अर्ज करूंगा, आपने बहुत सारी बातें आपके पैनलिस्ट ने की, और सबसे आखिर में जो आरजू ने कहा कि हम गुलाम है चाइना के और अमेरिका के। देखें, मुझे लगता है कि आरजू गुलाम है हिंदुस्तान की, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जुबान बोलती है हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ करके। पहले तो ये है कि पाकिस्तान, मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूं हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, उसके पास एक ताकतवर आर्मी है। दूसरी बात, अभी दत्ता साहब फरमा रहे थे, जनरल हैं आपके रिटायर्ड, ये कह रहे थे जी आर्मी का मुल्क है। मेरी आर्मी मेरे पाकिस्तान की आर्मी है, हम आर्मी है, हम पाकिस्तान का एक फर्द आर्मी है, एक फर्द सिपाही है आर्मी का। आरजू जैसे चंद लोग हैं जो गुलामाना सोच रखते हैं हिंदुस्तान की, इनको हम कोई किसी खाते में लिखते नहीं है ऐसे लोगों को। दूसरी बात, आप कर रहे थे चाइना की, ईरान की और पाकिस्तान और अमेरिका की कि हमारे वीजे बंद हो गए। देखिए, मैंने आपको एक माह पहले कहा था कि ईरान पे हमला अमेरिका नहीं करेगा, सिर्फ ये एक स्टाइल है अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो वो कर रहे हैं। कभी भी मैंने आपको आपके प्रोग्राम में दिनेश ये भी कहा था कि वेनेजुएला ना समझिएगा ईरान को, ईरानी अली की औलाद है, हजरत अली की औलाद है, हजरत हुसैन की औलाद है, उनके पास एक ताकत है, वो शहीद होना जानते हैं, वो अपनी ताकत का आजमाना जानते हैं, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करना जानते हैं। जो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे हैदरी लगाता है, या अली मदद जो कहते हैं लोग, वो किसी से डरते नहीं है, ये याद रखिएगा बात। दूसरी बात, हम कभी भी आपके खिलाफ सोच नहीं रखते हैं, सोच आप पाकिस्तान के खिलाफ रखते हैं। आप हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आप मेरी आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, आप हर उस बात के खिलाफ बोलते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो रहा है। देखिए, आपने मुसलसल पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान से बलूचिस्तान KPK अलहदा हो जाएगा। अलहदा तो होने जा रहा है इस वक्त खालिस्तान आपसे, अलहदा होने जा रहा है मकबूजा कश्मीर आपसे। आपको अक्सर यह शिकायत होती है कि मैं आपको बीच में रोक देता हूं, इसलिए आपको मैंने कंटीन्यूअसली बोलने दिया। अब जरा थम जाइए, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे साबित कीजिएगा। आप तकरीर मत कीजिए, आप कोई इंतखाब में नहीं जा रहे हैं, तकरीर मत कीजिए। आपकी बात मैंने नटशेल में समझ ली। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आरजू सच बोलती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, दुनिया में तमाम जगहों पर उनके जुड़ने, उनको सोशल मीडिया के जरिए जुड़ने वालों के कमेंट्स देखिएगा, और तमाम लोग कहते हैं आप उस जगह ताकतवर मुल्क है, सच बोलने का जोखिम कैसे ले लेती हैं,
आप खुदा के लिए आप अपनी सिक्योरिटी का और अपनी खैरियत का ख्याल रखें, क्योंकि आप बहुत सच बोल देती हैं। मैं समझ सकता हूं कि उनके लिए इतना खतरा आजादी है बोलने की, लोग परसीव करते हैं, पाकिस्तान में क्योंकि वो आपकी आवाज में दिखाई दे रहा है। सर एक चीज मैं आपको और बता दूं इरशाद भाई, आप उम्र में मुझे बड़े लगते हैं, कभी भी सूरज की तरफ अगर थूकेंगे ना आप, तो सूरज तक थूक नहीं पहुंचता, चेहरे पे आके गिरता है। सच्चाई की जो बात कर रहा हो उसको किसी का गुलाम बता देना ठीक बात है। आप ये बताइए, आप अभी भारत के बारे में देखिए, एंटी इंडिया सेंटीमेंट आप कहते हैं, आप लोग बड़ा बेहतर सोचते हैं इंडिया के बारे में, आप लगातार इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में बोला। एक सेकंड, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो बात सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां आपके यहां बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अलग से खतरा बहुत ज्यादा है। एक तो आपके दो प्रोविंसेस को अलग से खतरनाक बताया जा रहा है। अमेरिका आपकी सॉवरेनिटी के साथ छेड़खानी कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमारे नागरिक वहां ना जाएं। अमेरिका कह रहा है कि आपके यहां किडनैपिंग बढ़ गई। हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका के बारे में कहने की जरूरत आप नहीं गवारा कर सकते। यह बात जो अर्जुन ने कही है तो आप साबित कर रहे हैं। मैं पूछ अमेरिका की रहा हूं, आप बात इंडिया की कर रहे हैं। अरे अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था, आपके मुंह से एक बोल नहीं फूटा था। जब आपने कहा था मैं इजराइल की बात करने वाले और इजराइल को तस्लीम करने वालों को लानत भेजता हूं, मैंने आपसे पूछा था डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तस्लीम, बोलिए लानत भेजते हैं? आपके मुंह से बोल नहीं फूटा था। जरूरत नहीं है आपकी। आरजू काज़मी गलत नहीं कह रही हैं, वो सच कह रही हैं, लेकिन आप सच को तस्लीम नहीं कर पाते हैं। सच का सामना करने की ताव नहीं है आपके पास। आपके पास लौटता हूं, थोड़ा पानी पीजिए। तब तक दीपक वोरा साहब, ये अमेरिका की तरफ से जो बीच में कुर्बतें दिख रही थी, उसकी वजह क्या थी और अभी थोड़ा सा ये मोह भंग क्यों दिखाई दे रहा है? एक मिनट के अंदर आपको समझा देता हूं सर। 1950s में जब वो अजूबा खान होता था, पाकिस्तान फौज का चीफ, वो गया था अमेरिका और वहाँ जाके उनको अमेरिकन बेसिस जो उनके हैं दिखाए गए। कहता मैं आप कैसे रहते हो देखने नहीं आया, मेरे पास एक फ़ौज है, कोई काम वाम है नहीं, डॉलर मुझे दो और जहाँ जाना है मरने के लिए मेरी फ़ौज जाएगी। बोला माई आर्मी इज़ योर आर्मी। तब से ये गुलामी में फंस गए हैं। दूसरी चीज़ सर मैं बता दीजिए, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ। ये जो टूरिज़्म को या अमेरिकन नेशनल्स को कहा गया है कि लेवल 4 लेवल 3 मत जाइए, इसका आप सोच लीजिएगा सर कि उनकी इन्वेस्टमेंट, विदेशी जो पूंजी आती है दूसरे देशों से इन्वेस्ट होती है, उस पर क्या असर होगा। अभी कुछ ही देर पहले जब ये इनका सेल्समैन जो है मुन्नी भाई, वो एक डिब्बा लेके, जैसे आप बता रहे थे, डिब्बा लेके रेयर अर्थ ये हैं, बलूचिस्तान में इतने सारे हैं, $1 नहीं आएगा बलूचिस्तान में। भले ही आपने कह दिया है 300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी, 400 मिलियन, कौन जाएगा? जब अमेरिकन सरकार खुद कह रही है अपने लोगों को मत जाओ, तो कौन जाके वहाँ पर उसकी खोज करेगा? आप इसका मतलब समझते हैं सर? आपका दिमाग जो है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जाता है। अगर एडवाइजरी कोई देश देता है, मैंने अपने देश भारत में देखी है, हम उनसे कहते हैं भाई इसको हटाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर इसका बहुत फर्क पड़ता है, आपकी छवि पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। आपको तो कोई परवाह नहीं है। बाकी जो सेंसिबल सिटीजन है किसी देश के, आप अपनी सरकार से पूछे वो कितने घबराए होंगे इस समय कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अमेरिका तो हमारा दोस्त था, ये जो एडवाइजरी करी है, दुनिया का कोई मुल्क, कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने अब नहीं आएगा आपके पास। आप अपने आंकड़े देख लीजिए। शुरुआत हुई है 2026 की सर, वील हैव अनदर डिस्कशन। 3 महीने के बाद $1 आपके पास नहीं आएगा। इस सच्चाई को, इस हकीकत को स्वीकार करिए और इफ यू रियली वांट, कुछ अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को बातचीत करके, जो भी आपके तरीके हैं उसको सुधारने की कोशिश करिए, नहीं तो आपके ऊपर इकोनॉमिकली बहुत चोट लगेगी सर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। पाकिस्तान में जब ये बात सुनी गई तो उन्होंने कागज के फूलों पे सेंट छिड़कने शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद वो असली फूलों में आज तक उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन दुनिया को यही कहकर बेचते हैं बिल्कुल असली है साहब, एक बार लेकर सूंघकर तो देखिए। लेकिन अब ये मोह भंग दुनिया का होने लगा है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की ताकत पर सबसे बड़ी रिपोर्ट। पाकिस्तान बहुत ताकतवर है जी, पाकिस्तान की फौज बहुत जज्बे वाली है, हमारे पास वो हथियार हैं और हमारे पास वो ताकत है, हमने तो मदद को बहुत साफ आते देखा है। इस तरह की बातें करने वाले देश की ताकत के संदर्भ में क्या आकलन है, जरा वो आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान की ताकत पर सबसे बड़ी रिपोर्ट है ये जो सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान अब 14वां ताकतवर देश है। तो क्या प्रमोट हुआ है? पहले क्या 20वें नंबर का था कि अब 14 आ गया है? नहीं, पहले 12वें नंबर पर था, अब 14वें पर आ गया है, मतलब डिमोट हुआ है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट में यह दावा हुआ है। और यह क्यों हुआ है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में वो कलाई खुल गई,
वो जो फूल पर सेंट छिड़का गया था वो उड़ गया, सच्चाई सामने आ गई। और यही वजह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अब ये 12वें से 14वें नंबर पर आ गया है। मतलब पूरी दुनिया ने यह तस्लीम किया है कि ये इसकी ताकत कम हुई है। अब इसको भी कह दीजिए झूठा है, ये भी सब झूठा है इरशाद। ये सब कुछ झूठ बोलते हैं आप। बात यह है कि पाकिस्तान ताकत बन के उभरा या नहीं उभरा। मैं तो आपसे कहता हूं कि आपके वजीर आजम कहाँ है? आज तक जंग के बाद जब से हमने सिंदूर लगाया, आपके वजीर आजम तो गायब हो गए स्क्रीन से, खुदा की कसम। आप लाइए तो सही, उनसे मेरा मुनाजरा करवाइए कि वाकई वो हारे हैं या नहीं हारे हैं। आप क्यों सच तस्लीम नहीं करते? क्यों अपनी हार को नहीं मानते? क्यों अपनी जलालत को नहीं तस्लीम करते? जो कुछ आपके साथ हमने किया, मेरी अजीम आर्मी ने किया, आप खुदा की कसम किसी को बताने के काबिल नहीं रहे। आपका हिंदुस्तान पूरी दुनिया में गायब है। आप हमें कह रहे हैं कि हमारी तरजली हुई है, तो पूरी दुनिया में मैं हलफ उठा सकता हूं कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन के उभरा है पूरी दुनिया में। अच्छा, मैं आज यहाँ प्रूव कर देता हूँ नक्शे से गायब कि जलालत और जाहिलियत क्या होती है। वो ये होती है, भाई आवाज आ रही है, आप जो झूठ बोलते हैं, ये होती है जलालत। क्या होती है ये ग्लोबल फायर पावर क्या होती है? इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? कौन बनाता है, कैसे बनती है, क्या इसके मानक होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मालूम है? क्योंकि अगर आप हाँ बोलेंगे तो आगे पूछो। कुछ इदारों की असेसमेंट होती है, जो हकीकत होती है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप असेसमेंट को छोड़िए। आपने कहा मेरा वीजा बंद हो गया अमेरिका का। क्या होती है जाहिलियत? जाहिलियत क्या होती है, जलालत क्या होती है? समझ में आ गया अरशद भाई? ये होता है कुछ, बनाते हैं कुछ। ये तो किसी बच्चे से पूछेंगे तो बता देगा कि हाँ होता होगा कुछ। ये होती है जाहिलियत इरशाद भाई। पता नहीं होता है ना तो बातों के मुलम में चढ़ाकर पीएम से बात करा दीजिए। अरे आपकी हैसियत पीएम से बात करने की, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, उसमें आप खुश हुआ करिए इरशाद भाई। आप हमसे बात करते हैं, हमको खुशी होती है। आप पीएम से बात करेंगे। अरे ग्लोबल फायर पावर क्या होती है इस बारे में आइडिया है नहीं। कुछ और आईने आपके सामने रख रहा हूं मैं, आईने दिखाने फिर भी बंद नहीं करूंगा इरशाद भाई। कुछ और आईने दिखाता हूं, जरा देखिए। भारत और ईयू डील से टेंशन में है पाकिस्तान। देखिए जरा, शहबाज शरीफ ने की इमरजेंसी मीटिंग। ईयू के राजदूत के साथ शहबाज ने मीटिंग की। ईयू राजदूत के सामने गिड़गिड़ाए शहबाज, जीएसपी प्लस बनाए रखिए साहब, हमको अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स से मत निकालिए। अरे जो यूरोपियन यूनियन, जो उर्सुला वॉन डर लेयन कह रही हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल डील्स, आप नक्कार खाने में तूती की तरह चिल्ला रहे, अरे हमको भी तो रख लो, हमको निकालना मत। अरे अपनी हैसियत तो पहले उतना कीजिए आप कि आपको एक तो आप जाते हैं पुतिन से मिलने, शहबाज शरीफ 40 मिनट इंतजार करा दिए जाते हैं तो दरवाजा ठेल के घुस जाते हैं, उसके बाद धकिया के बाहर निकाले जाते हैं। यहां आपको कोई भाव दे नहीं रहा है तो भाई हम भी तो हैं, हमको भी ले लो राह में साथ में। ये आपका ये तरीका बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपका कंडक्ट कितना बढ़िया है और उससे अराइज होने वाला आत्मबल, कॉन्फिडेंस आपके साथ कितना है। अगली खबर देखिए जरा, भारत ईयू डील से क्यों परेशान है पाकिस्तान। भारत को मिला डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन सपोर्ट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में भारत की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिप्लोमेटिक गैप और ज्यादा बढ़ गया है। जाहिर है भारत के साथ दोस्ती करना है तो कौन भारत के साथ सतत दुश्मनी का भाव पालता है उसको आपको बाहर करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब ईयू का भरोसा पूरी तरह से भारत पर है। पाकिस्तान में आतंक का खतरा ईयू को भी दिखाई देता है। निवेश और ट्रेड में पाकिस्तान बहुत पीछे है। भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत हुई है और ये जो अपनी दुनिया बनाकर एक मेक बिलीव वर्ल्ड होता है, मैं अपने हिसाब से तस्लीम करने लगूं कि मैं तो जन्नत में हूं, कुछ 72 पर्टिकुलर लोग मेरे आसपास हैं। इस तरह की, ये जो शेख चिल्ली भी ये नहीं करता था, इस तरह की दुनिया में जीने वाले लोगों का भरम आप कभी नहीं तोड़ सकते और वो सच्चाई को कभी तस्लीम नहीं करते। आगे भी आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। फिलहाल ये देखिए क्यों घबराहट में है शहबाज बहुत घबराए हुए हैं। शहबाज शरीफ बहुत घबराए और जब वो घबराते हैं तो अचानक ऐसे करके कुछ ऐसा करते हैं कि माइक वाइक सब गिरने लगते हैं। फिर आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। जरा देखिए क्या हो रहा है, क्यों घबराहट में है शहबाज। पहले यूरोपियन यूनियन में जीएसपी प्लस स्टेटस के चलते पाकिस्तान को जीरो ड्यूटी वाला फायदा होता था। तब भारत को 12 से 15% टैक्स देना पड़ता था। अब भारत को भी जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गया है और जाहिर है अगर आप कंपेयर करेंगे जो सामान उधर बनता होगा और इधर बनता होगा, आपको मालूम है कितना फर्क होता होगा उसमें। नतीजा यह है कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल बिजनेस बर्बादी के कगार पर पहुंच जाने वाला है।
भारत के पास टेक्सटाइल में बेहतर क्वालिटी है, बड़ी चेन है और बड़ी प्रोडक्शन लाइन है। इस डील से पाकिस्तान को सालाना $900 मिलियन का नुकसान होगा। और यह रिपोर्ट पाकिस्तानी अखबार डॉन ने छापी है, हमने नहीं छापी, कि ये यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में होने वाली डील के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट जैसी स्थिति आने वाली है। पूरा संसार कम से कम एक्सपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के लिए बदल जाएगा और यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। आरजू काज़मी जी, फिर आप सच बोलेंगी और इरशाद कहेंगे कि आप तो हिंदुस्तान के हाँ में हाँ मिलाती हैं। लेकिन एक दिन आएगा, मुझे लगता है एक दिन कोई एक दिन मुकर्रर किया होगा ऊपर वाले ने भी, कि असलियत इनकी आंखों के सामने, कम से कम असलियत तो होगी आज भी, लेकिन ये मानना भी शुरू करेंगे। ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ करार है, इसको लेकर कितनी खलबली है पाकिस्तान में, और इसको लेकर क्या सोचा जा रहा है आरजू काज़मी जी? देखिए, डेफिनेटली इसको बहुत गौर से देखा जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि ये सब क्या हो रहा है और किस तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ और तमाम कंट्रीज़ के साथ भारत के ट्रेड और बिजनेस जो है वो आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में डायरेक्ट फंडिंग जो है, जो फॉरेन फंडिंग डायरेक्ट की जाती थी, वो इस वक्त 43% कम हो गई है। इरशाद साहब गूगल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में 43% इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी डायरेक्ट, वो अब बंद हो गई है या कम कर दी गई है। और इस वक्त यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ देखना होगा, अपनी पॉलिसीज़ को चेक करना होगा, वरना यहाँ पर यही होगा कि ये अपना तारीफ़ें करते रह जाएंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इमेज किसके साथ दुनिया डील करेगी, जाहिर है ये देखा जाता है कि डील करने लायक है कि नहीं। कई बार आपके न्यूसेंस की वजह से, कई बार आपको चाहिए होता है नश्तर से नश्तर निकालने के लिए, कोई नश्तर चाहिए होता है, वो नश्तर वाली भूमिका में आप रहेंगे तो नश्तर निकालने के लिए आपका इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे ही वो होगा आपको किनारे फेंक दिया जाएगा। अगली की खबर देखिए, पाकिस्तान की सरकार का बड़ा कबूलनामा, एक साल में 13% प्रति नागरिक कर्ज बढ़ गया है। हर एक नागरिक के सिर में एक साल के भीतर। भारत अगर इधर एक ड्रिल भी करता है ना, तो उधर आपको अलर्ट हो जाना पड़ता है। भारत तो ये अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वहां हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और इस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद क्या हुआ है जरा देख लीजिए। 13% बढ़ गया है नागरिक कर्ज, 39,000 प्रति व्यक्ति अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, पाकिस्तानी रुपए 39,000 प्रति व्यक्ति। वित्त मंत्रालय ने यह फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट पेश किया है वहां, मैं अपने घर से लेकर नहीं आया हूं। ये आपके यहां पाकिस्तान में इस बात को तस्लीम करते हुए आपके इदारे ने इस बात को जनता के सामने रखा है। इरशाद भाई ध्यान से सुनिएगा, अगली खबर देखिए। पाकिस्तान सरकार ने बताई बर्बादी की असली वजह, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बढ़ा है कर्ज। वित्त मंत्रालय ने बताया एक्सचेंज रेट में बदलाव भी एक बड़ी वजह है, वित्त मंत्रालय ने कहा। आप जरा ये भी देख लीजिए, ये ग्राफिक्स फायर कीजिए प्लीज। शहबाज सरकार का दस्तावेजी कबूलनामा, बजट घाटा क्या है, जीडीपी का 6.2%, और कानूनी सीमा इसको लेकर क्या तय थी, 3.5%। मतलब कहां जाए जा रहे हैं, अगर कर्ज ना हो तो कहां पहुंच जाएंगे, वो भी समझ लीजिए। कानूनी उल्लंघन हुआ है, तय सीमा से 3 ट्रिलियन ज्यादा का घाटा हुआ है। कुल कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात है वो 70.7% पर पहुंच गया है। और कर्ज बढ़ने की वजह रिकॉर्ड ब्याज दरें और गिरता रुपया बताया जा रहा है। बहरहाल आगे देखिए, खजाना खाली, खर्चे नबाबी। घर में क्या कर दिया इन्होंने, इसीलिए हम कह रहे हैं मुनीर के विदेश में अय्याशी वाले काम और घर में जिहाद करके लोगों को बरगलाना। आप जरा देखिए, खजाना खाली है, खर्चे नवाबी हैं। ब्याज का बोझ 8.8 ट्रिलियन सिर्फ ब्याज चुकाने में गए हैं। विकास पर कैंची हुई है। डेवलपमेंट बजट 1.7 ट्रिलियन से घटकर 1.4 ट्रिलियन किया गया है। डिफेंस बजट कुल बजट से घटाकर डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है। यह जरूर बात देखिए, डिफेंस बजट को बढ़ाया गया। घर में लोगों के पास खाने के लिए नहीं, वही जो जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे, हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएं। ठीक है, लेकिन घास खिला कर अपने लोगों को कितने दिनों तक आप जिंदा रखिएगा। मरियम नवाज युवाओं को 3 लाख ब्याज मुक्त लोन बांट रही है, जबकि पाकिस्तान के हर नागरिक पर पहले से ही 3 लाख से ज्यादा का कर्ज है। अब जरा यह भी खबर देख लीजिए, भीख मांगने के दावे पर खुद शहबाज ने मुहर लगा दी है। खुद शहबाज कह रहे हैं हम भीख मांगते हैं। कान खोलकर सुनिए, इरशाद आवाज आ रही हो तो। जो कर्ज लेता है उसका सिर झुक जाता है। शहबाज ने कहा, मैंने और फील्ड मार्शल ने कई देशों से पैसे मांगे हैं, मित्र देशों ने डॉलर देकर हमारी मदद की है। यह हकीकत है। अब जरा यह भी देख लीजिए, हाफिज पर पाकिस्तान के दावे की पोल खुली। हाफिज सईद का नया वीडियो सामने आया। पाकिस्तान में खुलेआम घूमता दिखा हाफिज। लश्कर आतंकियों की बैठक में शामिल हुआ। हाफिज सईद को 50 साल से ज्यादा की सजा याफ्ता होने के बावजूद घूमता दिखा हाफिज। अगली एक और खबर, कैसे बांग्लादेश को भी कट्टरता के रास्ते से जोड़ दिया गया है। 14 साल बाद ढाका कराची सीधी उड़ानें फिर से शुरू हुई हैं।
हैं। बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन की पहली उड़ान विमान बांग्लादेश की पहली फ्लाइट कराची पहुंची। और अगली खबर देख लीजिए, पाकिस्तान में वकीलों की सजा की कड़ी निंदा हुई है। यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार संगठनों ने की कड़ी निंदा। 2 वकीलों को 17 साल जेल की सजा, वकीलों को पेका कानून के तहत सजा दी गई, सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में सजा। ये है ये मुल्क, ये अपने आप को मुल्क कहता है, ये अपने आप को मुल्क कहता है। आज यहीं पर अड़ी को विराम देना होगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मेरे तमाम मेहमानों का इंक्लूडिंग इरशाद भाई बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज की इस चर्चा को ज्वाइन करने के लिए।